हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। और आज की जो डेट है वो 1 जन 2026 है, यानी कि आज नया साल है। और महादेव पाठशाला की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत सारी बधाइयाँ हो। और हम बिना देर के चलते हैं। समय आपका सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है और दुश्मन भी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप समय का कैसा इस्तेमाल करते हैं। सही बात है, अगर समय का आप सही से उपयोग करेंगे तो वो आपका अच्छा दोस्त हो सकता है, लेकिन आपने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी यही हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने अपना जो समय अगर पढ़ाई लिखाई या किसी अच्छी चीज़ में यूज किया है तो वो आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगा, नुकसान नहीं करेगा। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन एक पे कि दुलास्ती जल विद्युत स्टेज 2 परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर बनाने के लिए सहमति जताई है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। चिनाब नदी, जो हमारी चिनाब नदी है, इस पे दुलास्ती दुलास्ती का जो दो वर्जन था, एक तो पहला ये हो गया, ये दूसरा वर्जन। तो दूसरा वर्जन जो है वो बन रहा है। कहाँ पे बनेगा? जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बनेगा। कहाँ पे? ये जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो वैसे भी हमारी जो चिनाब नदी है वो हिमाचल हिमाचल प्रदेश से निकल करके जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि दो ही जगह जाती है, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर जाती है। और जो हमारी चिनाब नदी है ना, ये दो नदियों से मिलकर बनती है। किससे किससे? चंद्र एंड चंद्र एंड भागा। ठीक है, चंद्र और भागा। और ये दोनों नदी जहाँ मिलती है उनको क्या बोला जाता है? टोंडी। ठीक है, टोंडी। जैसा आपने देखा होगा कि गंगा गंगा यमुना एंड सरस्वती, ये इलाहाबाद में मिलते हैं ना, प्रयागराज में। तो इनके संगम को क्या बोलते हैं? जहाँ पे ये मिलते हैं उसको संगम बोलते हैं। ऐसे ये भी है, चंद्र और भागा जहाँ पे मिलते हैं उसको टोंडी बोलते हैं। ये कहाँ से निकलती है? तो ये हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति करके जो है वहाँ से निकलती है। अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर दुलास्ती इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो ये जो है कैपेसिटी इसकी 260 मेगावाट की रहेगी। इसको बनाने वाली जो कंपनी है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक इसको जो बनाने वाली कंपनी है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड है। अगर कॉस्ट की बात करेंगे तो 3277 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे। अगर दुलस्ती प्रोजेक्ट एक की बात करते हैं तो ये 390 मेगावाट का है और कमीशन 2017 में हो चुका है, ऑलरेडी ये काम कर रहा है। ठीक है, अगर और प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो सलाल जो है ये 690 मेगावाट का है और बगलिहार प्रोजेक्ट जो है ये 900 मेगावाट का है। कहाँ दोनों कहाँ पे है? ये जम्मू एंड कश्मीर में ही है। कहाँ पे? चिनाब नदी पे ही है। ठीक है, ये ऑलरेडी बन चुके हैं। लेकिन अगर अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो रतले हो गया, कीरू हो गया एंड क्वार, ये तीन जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि अभी बन रहे हैं। अगर हम टोटल लेंथ की बात करते हैं तो टोटल लेंथ जो है वो 974 किलोमीटर है चिनाब नदी का। लेकिन अगर इन इंडिया बात करते हैं तो केवल 490 किलोमीटर ही है। ठीक है, चिनाब नदी जो है सबसे, देखिए, ये इंडस नदी ये ऐसे जा रही है, ये इंडस नदी ऐसे जा रही है। तो और यहाँ से एक सतलज नदी जाती है। चिनाब नदी आकर के यहाँ पे पाकिस्तान में मिलती है। तो ये आपका सतलज है, ये चिनाब है और ये इंडस है। यानी कि अगर बात करेंगे तो इंडस में सतलज नदी ही डायरेक्ट मिलती है। इंडस की और भी जो सहायक नदियाँ हैं ना, वो कोई भी डायरेक्ट इससे नहीं मिलता इंडस से। अगर हम बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, यानी कि जो सिंधु जल समझौता हुआ था, तो ये 19 सितंबर 1960 में हुआ था। ये चीज़ें पूछी जाती है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड आयूब खान थे। ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता किया था वो कौन किया था? वर्ल्ड बैंक किया था। ठीक, अगर हम आर्क ब्रिज की बात करते हैं, आर्क मतलब होता है धनुष टाइप का ब्रिज। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये धनुष टाइप का ब्रिज दिखाई दे रहा है ना, तो ये आर्क ब्रिज है। ये आर्क ब्रिज पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट है, यानी कि हाईएस्ट का मतलब ये समझ लीजिए टालेस्ट है, सबसे ऊंचा है। कितनी इसकी ऊंचाई है? तो इसकी ऊंचाई जो है वो 359 मीटर है। ठीक है, और इसकी जो ये रेल है ऊपर से, ये रेलवे लाइन है ये। तो ये जो रेलवे लाइन है ऊपर से, ये कितनी मीटर है? ये 1.3 किलोमीटर। आप ऐसे, क्योंकि 1319 मीटर कहीं कहीं पे लिखा आ रहा है और कहीं कहीं पे 1315 मीटर लिखा आ रहा है। तो याद रखिए, ये 1.3 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। ठीक, अगर हम जो इंडस है, यानी कि सिंधु की जो नदियां हैं, सिंधु अपवाह तंत्र की अगर हम बात करते हैं, तो ये देखिए आपका सिंधु नदी है। सिंधु नदी से निकल के आ रही है झेलम। ठीक, ये है चेनाब, ये। और इसी चेनाब नदी के ऊपर ही क्या बन रहा है? वो प्रोजेक्ट बन रहा है। और ये आपका देखिए, ये ब्यास आके यहाँ पे सतलज से मिल जा रही है। जबकि ये सतलज जो है कैलाश से निकलते हुए पूरा ये हिमाचल प्रदेश से होते हुए ये आ ही रही है। ठीक है, ये आपका ब्यास है
ये देखिए चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे चंद्रभागा हिमाचल प्रदेश से ये आ रही है। याद रखिएगा कि इंडस जो सिंधु समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता हुआ था, उसमें 80% जो सिंधु का पानी था वो पाकिस्तान लेगा, और जो 20% पानी है वो इंडिया को यूज करना है सिंधु का। ठीक है, तो आपको याद रखिए कि सिंधु जो जल समझौता हुआ था उसके तहत कौन से 3 नदियों को देना था पाकिस्तान को, तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसे याद रखिएगा। सी से हो गया चेनाब, जे से हो गया झेलम, आई से हो गया इंडस यानी कि सिंधु। ठीक है, और बाकी जो बचा है, कौन सा बचा है, RBS, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास और सतलज, तो ये आपका हो गया। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ईरान ने अभी हाल ही में किस देश के सोयूज रॉकेट का उपयोग करके अपने 3 उपग्रह, कितने उपग्रह, 3 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये देखिए, इस स्ट्रक्चर को पहले देखिए आप। ठीक, आपने ऐसे आकृति का देखा होगा, वैसे भी आप जो पटाखे है उसमें रॉकेट को आपने देखा होगा। तो आगे जो ये शंकु टाइप का बना रहता है ना, इसी शंकु में क्या होता है, ये अपना उपग्रह होता है। इसी को क्या बोलते हैं, पेलोड। क्या बोलते हैं, पेलोड। इसी में सैटेलाइट सारी जाती है, उपग्रह जाते हैं। और ये जो बाकी भाग है जो जल रहा होता है या लेके जाता है पेलोड को, उपग्रह को, इसको बोलते हैं रॉकेट। यानी कि रॉकेट अलग चीज़ है, सैटेलाइट अलग चीज़ है। रॉकेट क्या काम करता है, सैटेलाइट को लेकर जाने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो सोयूज है ये तो रॉकेट है, सोयूज ये रॉकेट जो है वो रसिया का है। ठीक है, और 3 उपग्रह यानी कि जो पेलोड था वो किसका था, ये ईरान का। तो ईरान बोला है कि रसिया से कि भैया तुम अपना रॉकेट दे दो, मुझे अपना उपग्रह भेजना है। तो वो कौन कौन से उपग्रह थे, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, सोयूज रूस का है। Navigation Gangway, Navigation. यानी कि पाया हो गया, जफर 2 हो गया, एंड कौसर 1.5, ये 3 उपग्रह थे जो ईरान को भेजने थे सोयूज के मदद से। 28 दिसंबर 25 को ईरान ने इसको भेजा है। ठीक है, कहाँ पे भेजा है, लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि निम्न पृथ्वी कक्ष में। कहाँ पे, 400 किलोमीटर के रेंज में। ठीक है, इसका काम क्या रहेगा, तो ये कृषि उत्पादकता की निगरानी करेगा, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करेगा, और पर्यावरणीय जो परिस्थितियां हैं उनका आकलन करने में इससे मदद मिलेगी। इन्होंने सोयूज की मदद से, यानी कि रूस का जो सोयूज है उसी की मदद से नाहिद 2 भी भेजा था। कब भेजा था ये, जुलाई 2025 में। इसका काम क्या था, किस टाइप का ये सैटेलाइट था, तो ये दूरसंचार और अनुसंधान के लिए था, यानी कि रिसर्च वाला था। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप ये भी देख लिया कि यहाँ पे जफर 2 अगर भेजा गया है, जफर 2 अभी भेजा जा रहा है, तो एक जफर 1 भी तो होगा। तो जफर 1 को इन्होंने फरवरी 2020 में भेजा, यानी कि जफर 2 भेजने में 5 साल इन्हें लग गए। अगला सवाल है कि किस संगठन, ऐसा कौन सा संगठन है जो उड़ीसा के 24 सुनामी प्रवण तटीय गाँव, कितने गाँव को, 24 को क्या किया है, सुनामी प्रवण तटीय गाँव घोषित कर दिया है भाई। सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी है, यानी कि घोषित किया है। तो वो कौन है, यूनेस्को का एक आईओसी है। आईओसी क्या है, इंटर गवर्नमेंटल है, इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन है। ठीक है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन है। तो ये जो इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया में अभी एक इसी का सेकंड ग्लोबल सुनामी पे एक मीटिंग हुआ था। तो उस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया कि जो इंडिया है ना, इंडिया में जो उड़ीसा है उसके जो 24 गांव है उनको सुनामी रेडी विलेज घोषित कर दो। ये होता क्या है सुनामी रेडी विलेज, यहाँ पे देखिए सुनामी का मतलब हो गया कि जो सुनामी आएगी, रेडी मतलब ऐसा विलेज जो रेडी हो, यानी कि सुनामी आ रही है तो उसके लिए वो गांव पहले से ही रेडी हो कि उसे एक्शन क्या लेने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर किसी को रेडी विलेज घोषित कर दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, ये सुनामी के लिए पहले से पूरी तरीके से रेडी रहते हैं। वहाँ उस गांव में रहने वाले लोगों को पहले से ही जानकारी हो जाती है। और निकासी रास्ते, अगर मान लो सुनामी आ गई तो आप किस रास्ते से भागोगे या किस रास्ते से आपको निकाला जाएगा, वो पहले से तय रहता है। 24/7
आपको चेतावनी व्यवस्था रहती है कि जैसे ही आने वाली है, तुरंत आपको पता चल जाएगा, चेतावनी दे दी जाएगी। रूटीन मॉक ड्रिल, यानी कि ड्रिल होती रहती है। ड्रिल का मतलब होता है झूठा मूठा, कि मतलब मान लो सपोज करो कि सुनामी आ गई तो आप क्या क्या करोगे। तो ये आपका रूटीन बेसिस पे ड्रिल होती रहती है, ठीक है। बोला जा रहा है कि टी सुनामी प्रोन कोस्टल एरियाज क्या होते हैं, यानी कि वही प्रवण तटीय क्षेत्र क्या होते हैं। तो प्रवण तटीय क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे सुनामी के आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम आईओसी के बारे में बात करते हैं तो इसका जो काम होता है वो समुद्र के किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनका जोखिम से सुरक्षा करना, यानी कि उनके जान को बचाना है। जब कोई गांव इनके इन नियमों का पालन करता है तो जो यूनेस्को है ना उन्हें एक सर्टिफिकेट्स देती है। अगर हम यूनेस्को की बात करते हैं तो 16 नवंबर 1945 में इसका गठन होता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस है और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो खालिद एल इनान है। यूनेस्को का काम क्या होता है, तो यूनेस्को जो होता है साइंटिफिक रूप से, कल्चरल रूप से कल्चरल रूप से और एजुकेशन, इन तीनों रूपों में ये क्या काम करता है, ये मदद करता है, ठीक है। अगर बात करते हैं तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को भी डिसाइड करता है, साइट्स की भी खोज करता है, यानी कि नामित करता है। ये साइट्स कितने तरीके से के होते हैं, साइट्स भी 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन? एक होता है मानव निर्मित, मानव निर्मित। एक होता है प्रकृति प्रकृति द्वारा निर्मित। एक होता है दोनों, यानी कि मिक्स टाइप का। एक होता है कि मानवों के द्वारा निर्मित होता है, एक होता है प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है, और एक होता है मिक्स टाइप, मतलब दोनों तरीके से। टोटल अगर हेरिटेज साइट्स की बात करेंगे तो वो 44 है, सॉरी 44 है। 36 ये हो गए, 7 प्राकृतिक हो गए और एक मिक्स टाइप हो गया। तो 36 तो ये छोड़ दीजिए, क्योंकि 36 में जो है ये जो शिवाजी का जो युद्ध वाला किला था ना वो अभी हाल ही में इसमें नामित किया गया है। अगर मिक्स्ड वाले में बात करेंगे तो इसमें कंचन जंगा नेशनल पार्क आ जाता है। जबकि प्रकृति की बात करेंगे तो इसमें 7 आते हैं। कौन कौन? वेस्टर्न घाट आता है, वेस्टर्न घाट आता है, ठीक है। केवला देव, केवला देव जो राजस्थान में नेशनल पार्क है वो आता है। तीसरे नंबर पे ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आता है। ये कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में। चौथे नंबर पे देखेंगे तो नंदा देवी, नंदा देवी एंड फूलों की घाटी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क ये आता है। ये कहाँ पे है? ये आपका उत्तराखंड में, ठीक है। अगर आप 5वें नंबर पे देखेंगे तो मानस नेशनल पार्क, ये कहाँ है? आसाम में। 6ठे नंबर पे देखेंगे तो काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ है? दोनों आसाम में है, ठीक है, आसाम में। अगर 7वें नंबर पे देखेंगे तो ये है सुंदरबन, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल अभी हाल ही में कहाँ खोजा गया है? तो ये खोजा गया है जम्मू एंड कश्मीर में, बारामूला जिला, जो बारामूला जिला है वहाँ पे खोजा गया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो अगर जम्मू कश्मीर में जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, और वहाँ पर जो एक विलेज है जहनपारा, ये जो जहनपारा विलेज है ना इसको कहा जाता है कि ये जो कुषाण वंश है ना, कुषाण वंश, उससे ये संबंधित है। आपको मालूम है कि कुषाण वंश में कनिष्क नाम का भी व्यक्ति हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित है, ठीक है। खुदाई की अगर बात करते हैं तो जो जम्मू कश्मीर में जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है उन्होंने और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर दोनों ने मिलकर इसको खुदाई की है। ये जो जगह है वो किससे रिलेटेड है? तो कनिष्का डायनेस्टी से, और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, बौद्ध धर्म से। कनिष्का डायनेस्टी की बात करते हैं तो ये पहली से तीसरी सेंचुरी तक ये रहा है। फेमस रूलर की बात करते हैं तो वो कनिष्क थे, ठीक है। एक एक्सरसाइज RPREX एक्सरसाइज किस संगठन के द्वारा किया जाता है? तो ये भाई साहब है भारतीय तटरक्षक बल, यानी कि ये मेरी है, ठीक है। RPREX क्या है? RPREX इसका मतलब हो गया रीजनल, रीजनल लेवल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन रिस्पॉन्स ,
रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, यानी कि अब रीजनल लेवल पे ना एक एक्सरसाइज हुई है। किस लिए हुआ है? पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो ऑयल स्पिल होता है, यानी कि समुद्र है तो समुद्र में ऑयल स्पिल हो जाएगा, तो उसको कैसे आप कम करोगे या कैसे ऑयल स्पिल को से आप निपटोगे, इस आपदा से निपटने के लिए ये एक्सरसाइज की गई है। ठीक है, कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया है। रीजन क्या है, ऑयल स्पिल से आप कैसे निपटोगे, वो कहाँ पे हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है, अरेबियन सी में। ये 2 फेज में हुआ है। इस कितने फेज में? 2 फेज में हुआ है। सबसे पहले तो इस पर प्लानिंग किया गया है। ठीक है, ये पहला फेज था, और दूसरा फेज जो ये दिखाया गया है, यानी कि सी में इसको किया गया एक्सरसाइज। इसमें शिप कौन कौन से थे? तो कोस्ट गार्ड का शिप तो रहेगा ही रहेगा। जो मुंबई पोर्ट अथॉरिटी की शिप थी वो थी, और ओएनजीसी की शिप थी वो थी। जो तेल ओल जैसे जो मामलों में वो जाते हैं, उन जहाज़ों को इसमें भेजा गया था। रीजनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं सीजी यानी कि कोस्ट गार्ड की, तो जो कोस्ट गार्ड है इसकी स्थापना 1 फेब 1978 में हुआ था। इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो एस परमेश है। ठीक है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। ठीक, बोल रहा है कि FIDE FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन है? तो ये जो मैग्नस कार्लसन है यही है। देखिए लिखा है ना, FIDE वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप कतर 2025, विनर कौन है? मैग्नस कार्लसन ये है। लेकिन बंदे को सबर नाम की चीज़ नहीं है। ठीक, तो मैग्नस कार्लसन है, इसका जो 6वां है, ये 6 बार जीत चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इसमें जीतते हैं तो आपको जो अवार्ड है या मेडल कहें तो इसमें गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है और ब्रॉन्ज मिलता है। ठीक है, तो अगर गोल्ड की बात करते हैं तो मेंस सेक्शन में अगर देखेंगे तो मैग्नस कार्लसन को मिला है, और मैग्नस कार्लसन ये नॉर्वे का रहने वाला है। और वुमेंस में अगर देखेंगे तो इसमें जो जो वेंजुम है ये चाइना की रहने वाली हैं, इनको गोल्ड मिला है। जबकि इंडिया के पास दोनों मेंस और वुमेंस दोनों का ही आया ब्रॉन्ज मेडल। अर्जुन एरिगैसी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, और कोनेरू हेम्पी को भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। किसमें? FIDE में। अगर हम FIDE की बात करते हैं तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है ये FIDE। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो लुसाने है, स्विट्जरलैंड में, और ये जो काम करना स्टार्ट किया था 1924 से। अभी जो इसके प्रेसिडेंट है वो अरकैडी डोरकोविच, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रसिया के रहने वाले हैं। अगर डिप्टी प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो विश्वनाथन आनंदा है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, और टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं अपने सारे PDF डालता रहता हूँ। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जितना भी चीज़ें पढ़ाया वो सब चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मैं समय समय से क्वेश्चंस भी डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको वहीं पर मिलती रहती है। ठीक है, ये मेरा महादेव पाठशाला ऑफिशियल करके मेरा टेलीग्राम चैनल है। 44 अभी सब्सक्राइबर है, तो आप भी जुड़ जाइए और मेरा हौसला अफजाई करते रहिए। ठीक, आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है कि पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार है, क्या है? बर्ड सेंचुरी है। और पार्वती ये भी लेक है, क्या है? लेक है, यानी कि ये झील है। दोनों पार्वती और अर्गा दोनों ये क्या है? झील है। इन्हें इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। तो क्या मायने होते हैं इको सेंसिटिव जोन के? यानी कि इको, जैसे मान लीजिए कि ये पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी है ना, तो इसके 10 किलोमीटर का जो एरिया है ना, इससे आप क्या घोषित कर दिए हैं? इको सेंसिटिव जोन। यहाँ यानी कि यहाँ पे ये काफ़ी संवेदनशील इलाका हो गया, तो यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, ये किसने डिसाइड किया कि 10 किलोमीटर का एरिया ही इको सेंसिटिव जोन में आएगा? तो ये है वन्य जीव संरक्षण रणनीति 2002 के तहत ही ये डिसाइड किया गया है कि जो इको सेंसिटिव जोन होगा वो 10 किलोमीटर का ही होगा। ये जो हमारा ये किसके लिए फेमस है? तो ये गिद्ध के लिए फेमस है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है। बर्ड सेंचुरी से कब घोषित किया गया था? तो 1990 में घोषित किया गया था। रामसर साइट, ये रामसर साइट्स में भी है, और ये 2019 में रामसर साइट बना था। अभी आपको बताना कि हाल ही में कोपरा जो जलाशय है, इसे रामसर साइट्स में डाला गया है। ये कौन से राज्य से संबंधित है, और टोटल आपको बताना है टोटल कितने रामसर साइट्स हमारे इंडिया में है। Navikuk Gulli, 1, 2, 3. Navikuk Gulli. ठीक है, कंजर्वेशन सेंटर भी एक आयोजित किया जा रहा है, यानी कंजर्वेशन सेंटर भी बनाया जा रहा है। किसके लिए? वल्चर यानी कि गिद्धों के लिए। कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बनाया जा रहा है। ठीक है,
ये इको सेंसिटिव जोन बना दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, इनका संरक्षण होगा। ये देखिए, ये पार्वती जो है ना, ये लेक है, तो ये धनुष के आकार का है, तो इसको कुछ नाम दिया जाता है, ऑक्स फ्लो करके ऐसे। तो मुझे कंफर्म नहीं है, तो मैं इसलिए आपको केवल बता रहा हूँ, आप इसको सर्च मार के देख भी सकते हैं, ऑक्स फ्लो ऐसे कुछ करके नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी पनडुब्बी आईएनएस बक्सर में समुद्री यात्रा की। यह पनडुब्बी किस श्रेणी का है? तो यह पनडुब्बी जो है वो कलवरी श्रेणी का है। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो थे, ये गोवा से निकली थी, और ये कहाँ गई थी? ये कर्नाटका। कर्नाटका। कर्नाटका में क्या है, एक कारवार करके एक पोर्ट है, वहाँ पे गई थी गोवा से ये निकल के। ठीक है। कौन सी पनडुब्बी थी? तो पनडुब्बी आईएनएस बक्सर। ऐसे करने वाली ये जो है, कौन से हो जाएंगी? सेकंड प्रेसिडेंट हो जाएंगे। तो पहले नंबर पे कौन थे? फर्स्ट नंबर पे अपने एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। ये कब गए थे? 2006 में। कहाँ पे गए थे? वाइजाग। वाइजाग कहाँ पे पड़ता है? ये तो आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम। ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, सेकंड प्रेसिडेंट हो गए जो सी यानी समुद्री यात्रा की है। ये कारवार पोर्ट गई थी फ्रॉम गोवा से। फर्स्ट जो थे अब्दुल कलाम 2006 में वाइजाग से, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, यानी कि जो नेवी के सबसे बड़े अफसर हैं, यानी कि हेड है, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ये भी उनके साथी थे। ये स्कॉर्पियन सीरीज की छठी है। स्कॉर्पियन सीरीज की ये छठी पनडुब्बी है। कब ये आई थी? तो जैन 2025 में कमीशन हुई थी। कब कमीशन हुई थी? जैन 2025 में। पी 75 का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट 75 कब आया था? 2007 में। 2007 में आया था। इसमें कहा गया था कि भाई मुझे 30 साल का समय चाहिए, और मैं 30 साल के अंदर अंदर आपको कितनी टोटल 6 पनडुब्बी दे दूंगा। कौन ऐसा बोला था? तो ये बोला था MDL। MDL क्या है? MDL मसाला नहीं है, ये मझगांव डॉक है। कहाँ पे है ये? मुंबई में। मझगांव डॉक मुंबई में। ठीक है। तो इस सबसे पहला जो जहाज निकला था वो, ये दो, एक तो के है, एक भी है। के नाम से कौन निकला था? कलवरी निकली थी, करंज निकला था, खंडेरी निकली थी। ठीक है। खंडेरी निकल गई। भी से वेला निकली, वागीर निकली, फिर उसके बाद बक्सर, और यही बक्सर है जिसमें प्रेसिडेंट जी गई थी। ठीक है। सबरीमाला मंदिर में जाने वाली पहली महिला जो राष्ट्रपति, वो कौन है? यही है द्रौपदी मुर्मू जी। राफेल में चढ़ने वाली, राफेल जो फाइटर प्लेन है उसमें चढ़ने वाली पहली महिला भी ये बन गई है। और 2 फाइटर प्लेन जो एयरफोर्स की है उसमें चढ़ने वाली भी ये पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। ठीक है। इसरो अगले 4 वर्षों में आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में कौन से नंबर का प्रक्षेपण पैड स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो भाई साहब है ये तीसरे नंबर का। ठीक है। अगर हम श्री हरिकोटा की बात करते हैं, तो श्री हरिकोटा में जो है ना, वो सतीश धवन स्पेस सेंटर है। ठीक है। जो श्री हरिकोटा है ना, ये एक आइलैंड है। क्या है ये? आइलैंड। आइलैंड का मतलब क्या हो गया? ये एक द्वीप है। द्वीप मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। तो ये श्री हरिकोटा ऐसा ही है। कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। और इसी से लगा हुआ कौन मिलता है? पुलिकट लेक। और पुलिकट लेक जो है वो क्या है? खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो पहली कौन सी झील है? वो है आपका चिल्का लेक। ठीक है। लैगून झील। तो जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो कहाँ पे है? श्री हरिकोटा में। तो श्री हरिकोटा में ऑलरेडी 1 और 2, जो फर्स्ट बना था उससे बोलते फर्स्ट लैंडिंग पैड। ठीक है। जो सेकंड बना था उसको बोलते हैं SLP, सेकंड लैंडिंग पैड। अब जो थर्ड बनने वाला है TLP, ये अभी इज इन प्रोग्रेस है। तो ये अगले 4 वर्षों में ये बन जाएगा, इसी की बात चल रही है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए। एक चीज ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमारा जो देश है ना, उसमें फिलहाल अगर बात करेंगे तो एक है सतीश धवन स्पेस सेंटर। यहाँ से हम क्या काम करते हैं? रॉकेट को भेजा जाता है, यानी कि लॉन्च किया जाता है। एक दूसरा भी बन रहा है, वो कौन सा है? ये कुलशेखरपट्टिनम। कुलशेखरपट्टिनम ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है। तमिलनाडु में है, ये बन रहा है। तो टोटल हमारे पास
कितने स्पेस सेंटर हो जाएंगे जहाँ से हम रॉकेट का प्रक्षेपण कर सकते हैं, यानी कि रॉकेट को भेज सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 2 हो जाएगा। एक तमिलनाडु का कुलाशेखरपट्टिनम और सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा यानी कि आंध्र प्रदेश में है। ये कब से काम कर रहा है? तो 1971 से कर रहा है। एक है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि 1963 से काम कर रहा है। ये कहाँ पे है? तो ये आपका केरल में। केरल में कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम की अगर बात करते हैं तो इसे पहले थुम्बा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता था? थुम्बा के नाम से। लेकिन बाद में 1972 में इसका जो नाम है उसको चेंज करके क्या कर दिया गया? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। क्यों? क्योंकि विक्रम साराभाई को सम्मान देने के लिए। ठीक है। तो हमारे पास जो तीसरा लॉन्चिंग पैड है, वो तीनों लॉन्चिंग पैड कहाँ पे रहेंगे? सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी कि श्री हरिकोटा में। ठीक है। अभी की अगर इसरो की बात करते हैं तो ये एक स्पेस एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 से ये काम कर रही है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु है इसका। चेयरपर्सन की बात करते हैं तो भी नारायण है। एलवीएम रॉकेट अगर मैं आपको कुछ और बताऊं तो आप देखेंगे कि 24 दिसंबर के दिन ट्रिपल बी यानी कि BB-2 यानी कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 एक सैटेलाइट था, इसका प्रक्षेपण किया गया। कौन सी कंपनी थी? AP-T। और ये कहाँ की कंपनी थी? ये US की। ठीक है। जो सैटेलाइट थे ये कितना वजन था? ये 6100 केजी का वजन था। यानी कि अब तक का जितना भी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वजन यही वो सैटेलाइट था। और इसको प्रक्षेपित करने का काम कौन किया था? इसरो किया था। तो इसरो का कौन सा रॉकेट लगा था? तो LVM-3। और मिशन का नाम क्या था? M6। जो LVM मार्क 3 है ना, इसी को क्या बोला जाता है? बाहुबली। क्या बोला जाता है? इस रॉकेट को बोला जाता है बाहुबली। और ये जो बाहुबली रॉकेट है ना, इसी का जो मिशन 4 था, ये जो मैं बता रहा हूँ ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 है, ये तो मिशन 6 था। लेकिन जो इसका मिशन 4 था, इस 2023 में इसी के तहत चंद्रयान को भी छोड़ा गया था। आपको याद होगा। ठीक है। तो अभी क्या है कि जो थर्ड हमारा बन रहा है, यानी कि TLP थर्ड लॉन्चिंग पैड जो बन रहा है, इसके तहत हम लोग क्या करने वाले हैं? जो इसरो हमारा है वो 12,000 से 14,000 केजी का जो सैटेलाइट है ना, वो भेजने की तैयारी कर रहा है। ठीक है। अगर मैं मिसलेनियस की बात करता हूँ तो 1971 में जो रोहिणी सैटेलाइट है वो भेजी गई थी। और ट्राइप ऑफ रॉकेट की बात करते हैं तो हमारे पास पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है, और LVM यानी कि लॉन्चिंग वाला जो व्हीकल है मार्क 3, ये बाहुबली है। ठीक है। इसी को बाहुबली कहते हैं। ठीक। कुछ स्पेस एजेंसी हैं, उनका हम नाम देख लेते हैं। ठीक है। तो अगर नाम की बात करेंगे तो जापान का है जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है। जाक्सा हो गया। अगर कनाडा की बात करते हैं तो ESA है। यूरोप की बात करते हैं तो ESA है। रसिया का जो स्पेस एजेंसी का नाम है वो रॉसकॉसमोस है। चांदीपुर की अगर बात करते हैं तो चांदीपुर में हमारा उड़ीसा जो है, उड़ीसा DRDO मिसाइल यानी कि एकमात्र मिसाइल प्रक्षेपण स्थान है उड़ीसा में, DRDO का। ठीक है। जिसका नाम है चांदीपुर। ये जो थुम्बा है, थुम्बा मैंने आपको बता दिया कि थुम्बा जो था केरल, इसको इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बोला जाता था। तो जो थुम्बा है ना, इसी को बोला जाता है विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। ठीक। एक चीज़ और समझिए कि ये जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ना, यहाँ पे रॉकेट को बनाया जाता है। ठीक है। रॉकेट की डिजाइनिंग की जाती है, लेकिन इसको लॉन्च करने के लिए कहाँ लेके आया जाता है? सतीश धवन स्पेस सेंटर में लेके आया जाता है। यानी कि बनाया जाता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केरल में, लाया जाता है उसको आंध्र प्रदेश में प्रक्षेपित करने के लिए। ठीक है। अगर अब ऐसा हो जाएगा, केरल तमिलनाडु वाला भी अगर बन जाएगा तो तमिलनाडु में लाना पड़ेगा। ठीक। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।